किसी ने कहा जिंदगी एक बार मिलती है। मैंने कहा गलत है। मौत एक बार मिलती है और जिंदगी हर रोज हर दिन अलग अलग तरीके से हमसे मुखातिब होती है। प्रतिदिन अगर कश्तियाँ जिद पर होना तो तूफान भी मुख मोड़ लेते हैं। बुलंद हौसले के साथ अगर हम किसी भी कार्य दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो जीत हमारी जरूर होगी। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ मैंने उपसर्ग पार्ट 2 उल्लिखित कर रखा है। आपको बिल्कुल इस बात से यकीन हो चुका होगा कि उपसर्ग पार्ट 1 आ चुका है। उपसर्ग पार्ट 1 की सीरीज आपने देख रखी है। उपसर्ग पार्ट 2 जहाँ से मैंने छोड़ा है वहाँ से आपको जोड़ने का प्रयास करूँगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उपसर्ग क्या है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि उपसर्ग किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने इस उपसर्ग का एक ट्रेलर देखा है। शुरुआत मान के चलें अब होने वाली है। हम लोगों ने जहां जान लिया है कि उपसर्ग एक शब्दांश है जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, जो किसी शब्द के साथ लग करके उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, उसकी विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, ये मान के चलें उसकी विशेषता को बढ़ा या घटा भी देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग एक ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। इस बात से भी आप हटिएगा मत, यानी ये बात भी आप क्लियर रखें। जरूरी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रश्न किस किस प्रारूप में किस किस तरीके से हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ सकते हैं और पूछ रहे हैं। उसी कड़ी में जहां मैंने आपको पिछले एपिसोड में छोड़ा है, ठीक ठाक वहीं से प्रश्नों की शुरुआत कर लेता हूं, जहां हम लोग ये जान रहे थे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ लेंगे। तो जी हाँ, विकल्प तैयार है। सरकार आ गए हैं, सरपंच बैठे हुए हैं, सरकार, सरपंच, सरदार, और फिर इसके बाद है सरफरोश। ये 4 वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने इसलिए है, विकल्प इसलिए जरूरी है, प्रश्न इसलिए जरूरी है, जिससे हम ये जान पाएं कि हम किस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। क्या हम सचमुच कुछ कर पा रहे हैं? क्या सचमुच हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं? क्या सचमुच हम कोई बेहतर पर्याय देने वाले हैं? इसलिए जरूरी है हमें प्रश्नों का साथ देना और प्रश्नों से थोड़ा बहुत अपना नाता रिश्ता बनाना। इसलिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न हमने डाल दिया है। 4 वैकल्पिक व्यवस्था है। अभी कुछ पूछा ही नहीं आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा शब्द है, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। सर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ये चीज देखिए। क्लियर है? मेरा कहना यह था, जैसे मैं ऐसे तमाम प्रश्नों का अभी बहुत बड़ा बंडल समाहित कर रहा हूं आपके सामने, आप उसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बहुत कुछ चीजें आप जान भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कुछ प्रारूप में मिलने ही वाले हैं। जैसे एक प्रश्न और आपके सामने मैं लिखूंगा, दुकान, दुराहा, तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था दुपट्टा, तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था दुपट्टा, और आगे भी समझ सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा 2 बना दिया है, आप एक समझ लें, दुपट्टा। और एक अगली महत्वपूर्ण बात, दुकान, दुराहा, दुपट्टा और दुसाला, ये चीज। 4 वैकल्पिक व्यवस्था यहां भी है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहां भी आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न का जवाब देना है कि कहां दू उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, दू उपसर्ग नहीं है, ये चीज। या कौन सा शब्द ऐसा है, जब दू उपसर्ग नहीं है तो इसका मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग रहित है, यानी उसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्गहीन कौन सा है, तो वो तो बात वही होगी, प्रश्न पूछने का तरीका भी हमारा वही रहा। अब यहाँ ध्यान देना है हमें। मैं और भी बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने लिख सकता हूँ। जैसे एक तो मैं लिख दूँ निरोग,
नीरंध्र, नीरज और एक हो गया नीरव। इस तरीके से जैसे आपने लिखा हुआ था कुमार, आपने कहा कुलीन, आपने कहा कुमार्ग। इस तरीके से ये जो स्क्रीन पर आपके प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है, यहां हर जगह आपको इतना ही बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, किसमें उपसर्ग नहीं है। और देखने में तो सब ऐसे ही लग रहे होंगे कि सब में उपसर्ग है, ऐसा लग रहा है ना? तो बिल्कुल वही बात है, इसलिए हमें इस प्रश्न की जानकारी होनी बहुत जरूरी कि जवाब हम कैसे देंगे। तो आइए समझ लेते हैं जवाब कैसे देना है। पहले तो आप काम करना, उस शब्द का मतलब समझ जाना या लिख लेना। सरकार का मतलब आप जान रहे हैं, सरकार का मतलब एक प्रकार से किसी भी देश का वो कर्ता धर्ता जो मुख्य कार्य का सर्वोपरि होता है, वो सरकार है। चलो इतना तो जान रहे हैं, लिखने की क्या आवश्यकता है। सरपंच का मतलब जो पंचों में मुख्य होता है ना, वही तो होगा सरपंच। सरदार का मतलब जो दारों में मुख्य होगा, वही होगा सरदार। सरफरोश का मतलब, मुझे लगता है सबको पता है बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सबको पता है। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई विकल्प आकर्षित कर रहा होगा तो यही कर रहा होगा, क्योंकि आप इससे भली भांति परिचित हैं। आप कहोगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरफरोश में सर उपसर्ग ना हो, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना, सर उपसर्ग तो उसमें है ना, ऐसी व्यवस्था होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, करना क्या है, सारे शब्दों का अर्थ हमें पता है। अब हम ये जान लें कि इसमें किस उपसर्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो उपसर्ग है सर। सर उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसमें लगा हुआ है। इस अभिप्राय में मैं ये बताऊंगा, इसका अर्थ होता है मुख्य या बड़ा, सर का। अब जरा ध्यान देना, मुख्य कार्य करने वाला सरकार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहां इतनी बात समझना है, जो इस शब्द का मतलब होगा, जो इस शब्द का अर्थ होगा, तोड़ने के बाद भी वह अर्थ नहीं बदलेगा, तब मान के चलना कि वहां उपसर्ग है या नहीं है। अगर अर्थ बदल गया तब तो उपसर्ग नहीं है, और अगर अर्थ नहीं बदला तो पक्की बात है वहां पर उपसर्ग है। देखना, सरकार का मतलब मुख्य कर्ता धर्ता, इतनी बात क्लियर है। मैंने इसको अलग अलग कर दिया, सर अलग किया, कार अलग किया। हमने कहा मुख्य कार्य करने वाला, तो आपको लगा कि हाँ ये तो ठीक है, वही तो था मुख्य कर्ता धर्ता, मुख्य कार्य करने वाला। लगभग अर्थ की मैचिंग हो गई, तो हम जीत गए। मैं इसको मानूंगा कि इसमें सर उपसर्ग है। क्लियर? दूसरा विकल्प जरा देखें, सरपंच का मतलब होता है सरपंच, कहते नहीं सरपंच जी आए हैं, पंचों में जो मुख्य होगा, पंचों में जो मुख्य होगा वही सरपंच होगा ना। अलग अलग कर लो, सर का मतलब मुख्य, पंच का मतलब पंच, यहां भी अर्थ समान चला जा रहा है, अतः हम इसे भी मान लेंगे, उपसर्ग है इसमें। सरदार जो दारों में मुख्य है, फिर तोड़ोगे फिर वही बात आएगी, इसमें भी उपसर्ग है। इसका मतलब जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे थे वहीं पर उपसर्ग नहीं है। जरा ध्यान दो, सरफरोश का मतलब क्या होता है? अब एक शब्द ध्यान देना, एक कविता है गीत फरोश, गीत फरोश एक कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कविता लिखी हुई जिसका नाम है गीत फरोश। गीत बेचता हूं मैं, गीत बेचता हूं, तरह तरह के मैं गीत बेचता हूं। ये वो कविता है जिसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। तो वहां से पता चला कि फरोश का मतलब होता है बेचने वाला। तो सर फरोश का मतलब सर, फरोश का मतलब सर बेचने वाला, यही तो हुआ। इसका मतलब सर का बलिदान करने वाला, सर का बलिदान करने वाला वो होगा सरफरोशी। फरोश का मतलब बेचने वाला, जरा ध्यान देना, बेचने वाला, और सर का मतलब बड़ा, सर का मतलब मुख्य, मुख्य बेचने वाला, बड़ा बेचने वाला। अलग अर्थ आया कि नहीं आया? जबकि सरफरोशी की तमन्ना यानी बलिदान होने की तमन्ना, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो निकलना चाहिए बलिदान, और जब हमने इसे तोड़ दिया
तो इसका अलग अलग अर्थ चलाया कि सर का मतलब मुख्य और फरोश का मतलब बेचने वाला। शाब्दिक अर्थ कुछ और कह रहा था और जब हमने इसका खंड किया तो इन्होंने अपने अर्थ को इधर उधर कर दिया, यानी अर्थ बदल गया। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? इस वजह से यहाँ उपसर्ग नहीं है, इस बात को ध्यान देना। ऐसे ही वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करते रहना और कुछ इसी अभिप्राय से अपने प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करना। यहाँ भी देखना वही मामला आप लगा लो हर जगह। नी का मतलब होता है बिना, नी का मतलब बिना। निरोग का मतलब क्या होता है? बिना रोग का। तोड़िए दोनों को, फिर वही अर्थ आएगा, बिना रोग, इसका मतलब यहाँ तो है। निरंध्र का मतलब बिना रंध्र, तोड़िए फिर वही आएगा। नीरो का मतलब बिना रौ, रौ रौ यानी तेज, बिना रौ का, ये भी वहां अर्थ आएगा। लेकिन नीरज में बताना, नीरज बिना रज के, अब अर्थ निकल जाएगा। देखो, निरोग का मतलब वह व्यक्ति जो रोगी नहीं है, जो रोगी नहीं है। हमने इस शब्द का अर्थ प्राप्त किया, जिसको रोग नहीं है वही निरोग है। क्लियर? फिर मैंने इस शब्द का टुकड़ा कर दिया, नी अलग लिख दिया, रोग अलग लिख दिया। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इधर से होगा, निधन रोग होगा। तो नी का मतलब होता है बिना। हमने देखा इसका मतलब बिना, इसका मतलब रोग, यहां भी वही अर्थ, यहां भी वही अर्थ, इसका मतलब मामला ठीक ठाक है। यहां उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्लियर है ना? लेकिन ऐसी व्यवस्था इसके साथ नहीं थी। नीरज का मतलब क्या होता है बताना? तो नीरज का मतलब होता है कमल। नीरज का मतलब होगा कमल, होगा कि नहीं होगा? और इसका जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं नीह प्लस रज, बिना रज के, तो उस कमल से इसका क्या नाता है? उस कमल से इसका क्या अभिप्राय है? कोई अभिप्राय नहीं है। तो नीह प्लस रज लिखने का मतलब सारा मामला बिगड़ गया, सारा खेल आउट हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका इस शब्द से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए नीरज में उपसर्ग नहीं है। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? इसलिए नीरज में उपसर्ग नहीं है, यानी उस शब्द का जो मूल अर्थ होगा वही उनके टुकड़े करने पर भी उनका वही अर्थ आना चाहिए, अन्यथा फिर नहीं होगा। यहां समझ लें, दुराहा का मतलब क्या होता भैया? दो रास्ते। दुपट्टा का मतलब दो पट। दुसाला का मतलब दो साले। हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा बताना, दू का मतलब दो ही होता है, दो रास्ते, दो पट, दो साला। आप इनको तोड़िए तो दो का अर्थ आया, जो यहां आया वही आएगा कि नहीं आएगा? तोड़ने के बाद आएगा ना। जो यहां लिखा है आपने वही अर्थ इसका भी आएगा तोड़ने के बाद, जो लिखा वही अर्थ यहां भी आएगा। लेकिन दुकान का जरा करके दिखाओ। दुकान का मतलब एक परिसर ना, दुकान का मतलब एक ऐसी संस्था जहां आपको सामान वगैरह क्रय विक्रय करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वो एक संस्था है, एक हाल है, एक घर है, ऐसी संरचना होगी ना वो। आप जरा बताना, जब मैं इसको अलग कर दूंगा, दू प्लस कान कर दूंगा, तो दो कान हो जाएगा। ये तो दो कान का इस दुकान से क्या लेना देना है? दो कान का इस दुकान से क्या लेना देना है? कोई नहीं ना। इसका मतलब दुकान एक मूल शब्द है, दुकान एक मूल शब्द है। जैसे नीरज एक मूल शब्द था, जैसे सरफरोश एक मूल शब्द था, अतः उसी तरीके से दुकान भी एक मूल शब्द है। हमारी बात आप समझ चुके होंगे। तो उपसर्गों को पहचानने के लिए आप यही तरीका अपनाइएगा। पहले उसका शाब्दिक अर्थ निकाल के लिख लीजिएगा, इसके बाद उसके टुकड़ों का अर्थ देखिएगा क्या सचमुच ऐसा हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तब आप उसे उस उपसर्ग की श्रेणी में रखिएगा, अन्यथा मत रखिएगा। क्लियर है? मैं समझ सकता हूं कि आप इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आप बहुत कुछ अच्छी जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जहां मैं आपको प्रश्नों का प्रारूप समझा रहा हूं, वहीं कुछ एक प्रश्न आपका इससे शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाएगा। वाक्य शोधन के दौरान, यानी वाक्य शुद्धि के दौरान, वाक्य शुद्धि संबंधी जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ एक प्रारूप, एक झांकी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। बहरहाल वो वाक्य शुद्धि का भी एक अलग तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं मैं आपके सामने संचालित करूंगा। बहरहाल अभी समझ लें, दरअसल में ऐसा लिख के आ रहा है, मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं जानता।
ऐसा एक वाक्य आया, या हम लोग आपस में ऐसा कई बार बात भी तो कर लेते हैं ना, दरअसल में मैं आपको नहीं जानता हूँ, दरअसल में मैं आपको नहीं जानता हूँ। क्या इस वाक्य में कहीं भी त्रुटि आपको नजर आ रही है? नहीं जानता हूँ लिख दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, या दरअसल में मैं आपको नहीं जानता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। क्या यहाँ कहीं भी आपको अशुद्धि नजर आ रही है? एक नज़र में देखने में तो ये लगते हैं कि सचमुच आप ठीक ठाक हैं, सीधे साधे लग रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से दे दी गई, ए लिख दिया गया, बी लिख दिया गया, सी लिख दिया गया और डी लिखा गया कोई नहीं। इसका मतलब त्रुटि कहीं नहीं है। डी वाले में लिखा गया कहीं त्रुटि नहीं है। तो क्या कैसे चुनाव कर पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसकी अलग से जब भी कक्षाएं संचालित की जाएंगी, अलग से जब एपिसोड इसके आएंगे वाक्य शोधन के या वाक्य शुद्धि के, तो मैं उस जगहों पर इस पर फिर से विशेष टिप्पणी करूंगा। अभी तो मैंने केवल प्रारूप का, इसके रंग रूप के बारे में बात की है। देखना यहाँ बहुत जरूरी है, यहाँ उपसर्ग लगा है दर। दरअसल इसका मतलब होता है में। दर का मतलब क्या होता है? में। और अगर दर का मतलब में है तो फिर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल मैं आपको नहीं जानता हूं, समझ रहे हैं ना? दरअसल मैं आपको नहीं जानता, वाक्य गलत है। दरअसल मैं आपको नहीं जानता हूं, इतना सही होगा। इस मैं को यहां से हटाना होगा। हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये उपसर्ग। अगर बहुत मनोवेग से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे आप। ध्यान देना, इसलिए प्रश्नों का बहुत कुछ सीखना जरूरी है, प्रश्नों का प्रारूप समझना जरूरी है। हमारे उपसर्गों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। संस्कृत के अलग उपसर्ग हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों को अलग से रखा जाता है, तथा कुछ आगत यानी विदेशी उपसर्गों को भी हमारे हिंदी ने अपनाया हुआ है। उन सब पर भी क्रमबद्ध तरीके से चर्चा होगा। और मैं चाहता हूं कि आप पूरे मनोवेग से, पूरे अच्छे ढंग से तैयारी अपनी करें। यह ना रह जाए कि मुझे उपसर्ग आता भी है और आकर भी नहीं आता है। हमें उपसर्ग आता है, मैं कह सकूं मुझे आता है, इसका मतलब हमें सब कुछ आना चाहिए। अब जरा ध्यान दें, मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पहला महत्वपूर्ण जो आज की इस कक्षा का मेरा मेन टारगेट था, आपको संस्कृत के उपसर्गों को याद कराना। संस्कृत के उपसर्ग, ये मेरा मेन उद्देश्य था आज का, कि मैं ये उपसर्ग आपको याद करा के ही छोड़ूंगा। संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या जो कि एग्जामिनर महोदय पूछ चुके हैं, एग्जामिनर महोदय इस बात की चर्चा कर चुके हैं। टेट यूपी टेट, यूपी सुपर टेट आदि तमाम ऐसी महत्वपूर्ण वैकेंसियों में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रारूप पूछा जा चुका है। तो कितनी महत्वपूर्ण ये सीरीज है आप जान ही सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। इन 22 पर चर्चा होगी। इन 22 को कैसे याद करेंगे वो जरा ध्यान देना है। आपकी नींदें उस बिन बेगानी, आपकी नींदें उस बिन बेगानी, यानी एक बहुत ही अलग सी लाइन है यार, 2 बार बोलो तो हमारे साथ। आपकी नींदें उस बिन बेगानी, यानी उसके बिना, किसके बिना? उसके बिना, उसके बिना आपकी नींदें भी बेगानी हैं। लाइन अच्छी है कि नहीं अच्छी है? अगर लाइन अच्छी है तो लाइक कर दीजिए। आपकी नींदें उस बिन बेगानी। अब जरा ध्यान दें, एक ही लाइन आपको याद करना, मैंने सब कुछ आपको याद कराने का फैसला कर लिया है। आप जरा ध्यान दें, अभी हमने आपसे कहा है आपकी नींदें, आप थोड़ा सा जगह क्लियर कर लें यहां, आपकी नींदें की यहां लिख रहा हूं मैं, आपकी नींदें उस बिन, आपकी नींदें उस बिन, यानी उस बिन क्या है? बेगानी है। आपकी नींदें उस बिन बेगानी, ये एक फार्मूला मैंने आपको देने का प्रयास किया। फार्मूला मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बातें आप पूरी तरीके से जान चुके हैं। यहाँ तो मुझे लगता है किसी को संशय नहीं, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होगी, है ना? अब जरा ध्यान दें,
मैं कहना क्या चाहूँगा, इसी आ से संबंध हमारा है, इनसे हम इनके आगे क्रमबद्ध तरीका अपनाने वाले हैं। आ के आगे इतना लिखने वाले हैं, पा के आगे 4 लिखने वाले हैं, नींद के आगे भी 4 लिखने वाले हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1। संभवतः अगर हम इसकी काउंटिंग कर रहे होंगे तो हमें 22 प्राप्त हो चुका होगा, है ना? 22 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें 22 मिल रहा होगा भाई, मिल भी रहा है तो 22। ये अब हमारी लालसा बनी है, सर क्या करने वाले हो बताइए ना, आगे जल्दी करिए, है ना, आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आगे बढ़ जाऊंगा, केवल समझते चलिएगा। ये भी याद करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है। 8 एक बार लिखा है, 2 बार 4 लिखा है, 2 बार 2 लिखा है, 2 बार 1 लिखा है। यहाँ तक की बात क्लियर? एक लाइन प्यारी सी आ गई है, आपकी नींदें उस बिन बेगानी है। यहाँ से अब आगे चलें, जो आ उपसर्ग है ये आ के साथ इसी फार्मूले पर सेट होना है, आ के उपसर्ग लाने हैं। अति हो जाएगा, अधि हो जाएगा और अनु हो जाएगा। अति, अधि, अनु। क्लियर? आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे? याद भी कर सकते हो, ता, था, दा, धा, ना, यानी ता वर्ग के 3 उपसर्ग हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ एक और ट्रिक अपने दिमाग में समाहित कर सकते हैं। ता वर्ग के कितने उपसर्ग हैं? 3, जिसमें आ उपसर्ग यानी आगे आ लगाया गया है। अति, अधि, अनु। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक इसी तरीके से पा वाला आएगा 3, ता का 3 है तो पा का भी 3 है। जैसे एक तो आएगा अप, एक तो आएगा अपि, एक तो आएगा अभी। हो गया ना? सब में देखना जरा आ है कि नहीं है, सब में आ है ना? ये भी याद कर सकते हैं कि पा वाले 3 है, पा, पा, भा, पा, प, भा। आया कि नहीं आया? यानी पा वर्ग में है 3, ता वर्ग में है 3। इसके बाद यानी इतना हो जाने के बाद एक बार मन से कह दो आओ, तो एक होता है आ और एक होता है आओ। ये हो गए, आप काउंट करिए तो मेरे हिसाब से आप काउंट कर चुके होंगे, 8 की संख्या आपको प्राप्त हो रही होगी। क्लियर है ना बात यहां तक? अब जरा ध्यान दें, जहां मैं पा की बात करूंगा, अब यहां मैं लिखने वाला हूं एक तो प्रा, एक ये वाला परा, क्लियर, और एक प्रति और एक है परी। 4 हो गए। यहां देखना जरा, नींद वाले में भी नी से बनेगा निर, हलंत लगाइए, और इसी से बनेगा निस, यहां हलंत लगाइए। दा वाले से 2 बनाइएगा, दुर और दुस। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना भाई? ना वाला 2 आ गया, निर और निस, क्योंकि नींदे लिखा है हमने, और दा से भी 2 बनाना है, दुर और दुस। आसान है याद करना। पहली लाइन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, लेकिन वह भी कठिन नहीं है। मेरे साथ अगर 2 बार बहुत ही मनोवेग से आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो क्लियर है। जहां मैंने पहले की शुरुआत की थी, हमने कहा आ पहले आएगा मेरे दोस्त, आ पहले आएगा, परंतु 3 3 6 कुछ ऐसा याद कर लो कि ता वर्ग के 3 आने वाले हैं। आ के साथ ता लगेगा, देखो लगा है, आ के साथ धा लगेगा उसी वर्ग का लगा है, आ के साथ ना लगेगा उसी वर्ग का लगा है। इसके बाद पा वर्ग के भी 3 आएंगे, 2 बार पा रहेगा, 1 बार अप, 1 बार अपी, और उसी वर्ग का एक और भी, अभी। इसके बाद आओ कर दीजिए, यानी आओ और आ लिख दीजिए, ये 8 हो गए। परा वाला 4, परा, प्रति, परा, परी, ये क्लियर है। और ऊ वाला देखना 2 लाना है, ऊ वाला 2, एक होगा ऊ वाले में उद, और एक होता है ऊ वाले में उप, 2 हो गए। सा वाले में देखना 2 आएगा, सु, और 1 आएगा सम। बी वाले में केवल 1 लिखा है तो वही जो है वही रहेगा वी, और इसमें देखना 1 लिखा है, इसमें केवल रहेगा नी। मेरे हिसाब से आप बहुत ही आराम से इन्हें याद कर पाएंगे। 8 यहाँ है, 4 यहाँ है, 12 हो गए, 4 यहाँ है, 16 हो गए, 2 यहाँ 18, 2 यहाँ 20, 2 यहाँ 22।
क्लियर है ना। तो हम संस्कृत के उपसर्गों को आराम से याद कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। ये इस पार्ट 2 का, उपसर्ग पार्ट 2 एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के बाद आप ये कतई नहीं कहने वाले हैं कि सर मुझे याद नहीं है। सब याद है, कहानी याद है, बहुत ही अच्छे ढंग से याद भी है आपको। अब देखना, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अति हो गई यार, अति हो गई। एक बात ध्यान देना, आप ये कतई मत सोच लेना कि मैंने कभी ये कहा है कि इनके अर्थ होते हैं। इनके स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होते। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। ये जब किसी शब्द में लग जाएंगे ना, जैसे अतिशय, अत्यधिक, अत्याचार, तब उनका वहां अति प्लस आचार संधि विच्छेद करोगे तो अति का मतलब ज्यादा होता है। समझ रहे बात? वहां उस शब्द यानी उस शब्दांश का वहां अर्थ माना जाएगा। यही बात क्लियर रखना। बहरहाल फिर भी हम लोग अपनी जानकारी नहीं रखेंगे, इनके अर्थों के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे तो कार्य करेंगे कैसे। और जो अभी पीछे मैंने वाक्य के प्रारूपों को समझाया, जो मैंने आपके सामने प्रश्नों का सिलसिला रखा, उसको जान कैसे पाओगे आप? अर्थ भी तो थोड़े बहुत आने चाहिए आपको, इसलिए थोड़े बहुत अर्थ से भी मुखातिब हो जाएं आप। देखना जरा, अति का मतलब होता है ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा, अधि का मतलब ऊपर। मैं यहां लिखने का भी प्रयास कर रहा हूं, ये इनका अर्थ लिख रहा हूं, इनका। क्लियर? अति का मतलब ज्यादा और अधि का मतलब ऊपर। अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे या अनुसार होता है। अप का, जो अप आप याद कर सकते हो, अप, अपयस यानी बुरा होता है। अप का मतलब होता है बुरा। और अपि का मतलब श्रेष्ठ होगा, अपि का मतलब श्रेष्ठ। अपि, अप, क्लियर है? अप का मतलब बुरा, अपि का मतलब श्रेष्ठ, अभि का मतलब सामने, अभिलाषा सामने की, है ना, सामने। आ का मतलब होगा सहित, और अव का मतलब मान के चलें हीन होता है। जैसे अवकाश होता है ना, तो यानी उसमें हीन होता है, नष्ट होता है किसी चीज की। अवगुण, गुणों से हीन होता है। तो हम लोग उपसर्ग को जानते हो कैसे याद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं अपने आप के, अपने मस्तिष्क को। मेरे हिसाब से बहुत सटीक है। हर उपसर्ग के बारे में एक बार सोचना जरा, क्या इनसे कोई शब्द हमने सुना है? अगर सुना है तो उनके अर्थ भी आपको आएंगे, और अगर आएंगे तो आप इनके महत्व को भी जान जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि हम इनके अर्थ को याद ही करें या याद करने की आवश्यकता है, ऐसी बात भी नहीं है, परंतु हम कोशिश करके जान सकते हैं। जैसे प्रकार लिखा गया है, यानी किसी चित्र की दोबारा आवृत्ति होती होगी, उसी को तो प्रकार कहते हैं। आप कहते हैं इसके 4 प्रकार हैं, यानी अलग अलग प्रकार होंगे। इसलिए परा का अर्थ जानना बहुत कठिन नहीं रहा। परा का मतलब अधिक हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज मेरे हिसाब से हम लोग उससे तुलना अपना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक? पराक्रम यानी उसके क्रम में, पराजय यानी जय के विपरीत। हुआ कि नहीं हुआ? जय से उल्टा, इसी को पराजय कहेंगे। इसीलिए परा का मतलब विपरीत लिख सकते हैं हम। परा का मतलब विपरीत। प्रति का मतलब विरुद्ध होता है। जैसे आपने कहा प्रत्युत्तर, यानी प्रत्युत्तर का मतलब उस उत्तर के प्रति यानी विरुद्ध की आपने कोई प्रत्युत्तर दिया है ना। हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां आप एक बार इसका उदाहरण सोचोगे, अपने मन मस्तिष्क में लाओगे, आपको तुरंत इसके अर्थ आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब होगा प्रति का मतलब, मैंने अभी आपसे कहा क्या होता है? विरुद्ध। ये मैं लिख दे रहा हूं इस वजह से कि आप मेरे साथ एक बार जान लीजिए। पढ़ रहे हैं, ऐसे कहाँ आप पढ़ते ही हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। आप मान के चलना इसी बहाने आप इन्हें पढ़ रहे हैं, अन्यथा आपने उपसर्ग पे कभी इतना मेरे हिसाब से मेहनत ही नहीं किया होगा। परि का मतलब होता है चारों तरफ, परिक्रमा होता है ना भैया। मैं देखो एक एक शब्द सोच रहा हूं और इसके हिसाब से मैं इनके अर्थों को याद कर पा रहा हूं। चारों तरफ, परिक्रमा, चारों तरफ। तो क्यों ना लिख दें कि परि मतलब होता है चारों तरफ, है ना? यही तो हो गया परिक्रमा। अब देखिएगा निर और निस जो लिखा है, निर और निस, इसका मतलब होता है बिना या रहित या हीन लिख सकते हैं। हम रहित लिख दे रहे हैं, आप हीन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब इनके अर्थ आएंगे। दुर और दुस का मतलब होता है बुरा,
या फिर कठिन लिखा होगा, बुरा या फिर कठिन। ये दूर और दुस का मतलब हो गया। और उत और उप का मतलब क्या होगा, ये देखना जरा, ये मैं यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ इसको लिखना चाहता हूँ। उद का मतलब होता है श्रेष्ठ या बड़ा, श्रेष्ठ, बड़ा या ऊपर, इसका अर्थ लिया जाता है। और उप का मतलब होता है निकट, उप का मतलब निकट। क्लियर होगी बात? मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे ये सारे अर्थ। देखना जरा, ये जो सु लिखा है, इस सु का अर्थ क्या होगा? सु का मतलब होता है सुंदर, सु का मतलब सुंदर, सु का मतलब अच्छा, ये चीज। और सम का मतलब होता है बराबर, एक तो वो बराबर, एक तो संपूर्ण, इसका अर्थ हो सकता है, या तो इसका अर्थ संयोग हो सकता है। बी का मतलब विशिष्ट, बी का मतलब होगा विशिष्ट, जैसे विशेष प्रकार का, वियोग विशेष प्रकार का योग हुआ है, विभाजन विशेष प्रकार का भाजन हुआ है ना। तो विशेष या विशिष्ट लिख सकते हैं इसका अर्थ। और नी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं मेरे दोस्त, नी का मतलब होता है बिना, नी का मतलब बिना, या नी का मतलब होगा नीचे। ठीक है, तो सारे शब्दों के, सारे शब्दांशों के हमने आपके सामने अर्थ भी लिखने का प्रयास किया, लिख भी दिया है। ये अर्थ इसलिए लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लें, ऐसा नहीं है। ये अर्थ इसलिए लिखा है कि मेरे साथ सहजता से एक बार आप भी इसे पढ़ लें, एक बार आप भी इसे देख लें, आप भी इसे याद करने का तरीका ढूंढ लें। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं आप देखना जरा क्या बताना चाहता हूँ, पुनः मैं आपका ये थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ इस मामले को, जिस मामले पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस बना हुआ है। ध्यान दें, मैंने कहा कि उपसर्ग पार्ट 2 सीरीज का एक महत्वपूर्ण कंटेंट आपके पीछे लाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आप इस महत्वपूर्ण 22 उपसर्गों को याद कर पाए। आगे हिंदी के और विदेशज उपसर्गों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आने वाली सीरीज में वो कंप्लीट भी हो जाएंगे और उन्हें आसानी से हम याद भी कर जाएंगे। परंतु इन्हें याद रखना इसलिए जरूरी है। आप कहेंगे सर फिर इन्हें क्यों याद करें? अरे एक तो याद करना पड़ेगा ना। संस्कृत याद रहेगा तो आराम से कह दोगे सर ये संस्कृत नहीं है तो हिंदी होगा, क्योंकि विदेशी जो है उन्हें देख करके पहचान जाओगे, बा बे ये सब लिखा रहेगा तो तुरंत जान जाओगे ये कहीं बाहर से आए हैं, ला है ना। तो उनका एक अलग तरीका मैं दे दूंगा आपको। तो 3 में से तो आपको 2 तो पहचानने होंगे ना। तो हिंदी आपका अपने आप आपके सामने चला, अच्छा ये संस्कृत के नहीं है तो फिर हिंदी के होंगे, है ना। इस तरीके से हमारे एग्जामिनर ने हमसे पूछा भी हुआ है कि आ उपसर्ग किस भाषा का है। ऐसे उन्होंने कहा आ उपसर्ग किस भाषा का है। ये प्रश्न आ चुका है, कानून गो के एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रश्न की व्यवस्था की गई। आ उपसर्ग के बारे में पूछा गया किस भाषा का है। विकल्प नंबर 1 संस्कृत, विकल्प नंबर 2 आपकी हिंदी भाषा, विकल्प नंबर 3 आगत कहा गया, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं लिखा गया। और ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हुई कि हम डर गए। हमें लगा कि सचमुच आ से अमर होता है, आ से अजर होता है, आ से ऐसे ऐसे तमाम शब्द बनते हैं। तो हमें लगा ये तो संस्कृत का होना चाहिए, संस्कृत का लगा दिया, ऐसा सोचा गया। परंतु ऐसा है नहीं। आप बताना जरा कहीं मैंने आ लिखा हुआ है क्या? 2200 में नहीं लिखा है ना, इसीलिए इसे आप हिंदी का उपसर्ग मानोगे। बहरहाल इससे भी तत्सम रूप बनते हैं, लेकिन ये मूलतः हिंदी का उपसर्ग माना गया है। तो ये तरीका तो आप बता पाओगे ना, फिर ये विदेशी थोड़ो है, ये तो आप जान ही जाओगे। हिंदी का देखो कितना आसान था। अगर इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जिस बच्चे को याद होती, जिस स्टूडेंट्स को पता होती, वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करता। ये पक्का है, ये 100% श्योर बात है। तो जिस महत्वपूर्ण कक्षा का आप अवलोकन कर रहे हैं, वहां आपका पूरा उद्देश्य होना चाहिए हमारे साथ इसे रटने का। हमने कहा कि एक लाइन याद करो मेरे दोस्त, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, एक लाइन याद कर लो, आपकी नींदें उस बिन बेगानी, आपकी नींदें उस बिन बेगानी। कितनी सी प्यारी सी लाइन है, और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपकी उम्र ऐसी है कि ऐसी लाइनें आप बहुत जल्दी अवलोकित भी करते होंगे। आपकी नींदें उस बिन बेगानी, आपकी नींदें उस बिन बेगानी लाइन हमें याद हो गई, बहुत कुछ बताएगी आगे चलकर ये कहानी।
अब जरा ध्यान दें, जो आ है इससे संबंधित उपसर्ग हमारे सामने कौन कौन से आ गए। हमने कहा आ से लगे हुए, तो आ का पहले टाबर का 3 जोड़ दो, अति कर दो, अधि कर लो, अनु कर लो, फिर पावर का 3 ले आओ, अप कर लो, अपि कर लो, फिर अभी कर लो। इसके बाद कह दो आओ, एक औ लिख लो और एक बड़का वाला आ लिख लो, 8 हो गए। फिर प्रा के 4 हैं, प्रा के कितने हैं 4, प्रा, प्रति, परा, परि, याद हो गया। फिर इसके बाद देखना नीदे, नीदे है तो एक होगा निर, एक होगा निस, नी से, और एक होगा दुर, एक होगा दुस, दास है, याद हो जाएगा। उस बिन, तो ऊ से 2 लिखा है हमने, उद और उप, यही जो उद लिखा है जब आप संधि विच्छेद पढ़ रहे होंगे वहां दोनों मिलेगा, उद के साथ उत भी मिलेगा, लेकिन यहां एक ही पढ़ना है। सा से देखिएगा सु और सम, बी से वी है, और जो ना हमने लिखा है उससे नी, क्लियर है ना। तो ये 22 उपसर्ग मैं आशा करता हूं कि आप आराम से याद कर पाए होंगे, बेहतर लगा होगा ये कंटेंट आपको, आप इसे बहुत ही बेहतर ढंग से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो मैं इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको ये क्लास मैंने अच्छे ढंग से देने का प्रयास किया है और आपने इसे बहुत मनोवेग से ग्रहण किया होगा, और आज से आप उपसर्ग से अब बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, डरना मना है, और उपसर्ग का वो ट्रेलर था, दूसरा एपिसोड ये है, मैंने कहा था पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। अगर ये सारा काम अच्छा चल रहा है और बहुत ही बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी को आयाम दे पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके आपको फायदा मिल रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करिए, यूट्यूब को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए, हमारे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा आगे ले जाइए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में, आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।